हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे पीवाई क्यूज हैं। ये एग्जाम के अंदर आ रखे हैं पिछले सालों के अंदर, ठीक है। और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट दो शर्तें हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, तो मैं आपके पहले ही इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। ये रही वीडियो का लिंक, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, मेन पॉइंट स्टडी पे जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। नहीं तो इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, सारे के सारे पीवाई क्यूज है और मैं आपके भूगोल और पॉलिटिकल साइंस दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, वन शॉट वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे मैंने हमारे हिस्ट्री की करी थी और जैसे अर्थशास्त्र की कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अर्थशास्त्र में क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज आती है इजी बहुत, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज आती है। तो बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है जिससे एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके जो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे इसी पीडीएफ से होने वाला है। एक एक क्वेश्चन इसी पीडीएफ से होने वाला है। बट एमसीक्यू के लिए ना, मैं बेसिकली लाइव ले रहा हूँ, जो हमारा भरत खोरवाल वाला चैनल है, ठीक है। लाइव वगैरह ले रहा हूँ इस पे। ओके, 6000 बच्चे आ चुके हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने 6 घंटे पहले लाइव लिया था, यहाँ पर हिस्ट्री के एमसीक्यू वगैरह क्लियर करिए किए थे हमने। पूरे ऑलमोस्ट 3 घंटे का लाइव लिया था। और ऐसे ही मैं आज भी, मतलब अब ये वीडियो आज आप देख रहे होगे तो 6:30 बजे आ जाना शाम को। हम भूगोल जो सॉरी अर्थशास्त्र के लाइव वगैरह क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। दूसरी बात है कि मैं प्लेलिस्ट वगैरह भी मैंने बना रखी है चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चैप्टर से समझना चाहता है, तो चैप्टर वाइज भी अपलोड कर रखे हैं मैंने। तो आप चेक कर सकते हो, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और मैप भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये मत बोलना सर मैप हिंदी में अरे मैप हिंदी में क्या यार, जगह का नाम ऐसे थोड़ी ना कि भारत हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग थोड़ी ना है, सेम ही है इंडिया तो, है ना। और बाकी ये चैप्टर वाइज भी मैंने करवा रखे हैं, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो। बट अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। और दूसरी बात, ये मेरा जो ब्लॉगिंग चैनल है ना, जो मैंने अभी आपको नीचे दिखाया, उसके अंदर है ना, अभी 2-3 दिन पहले बच्चों का एग्जाम भी हुआ था, ठीक है। उस एग्जाम का लाइव भी लिया था मैंने, ऑल वो क्लास 11th का था ठीक है। बट अगर किसी बच्चों को डाउट है ना कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता नहीं आता, मैंने हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था, ये लो। और एक भी नहीं, पोल साइंस में नहीं, हिस्ट्री के एग्जाम के अंदर भी मैच करवा दिया था। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 11th में तो और क्लास 11th की है ये तो, बट क्लास 10th का भी मैं, ये देखो ये रहा पेपर डिस्कशन। कहा था ना पूरा पेपर कॉपी आएगा, ये 11 महीने पुरानी वीडियो, पिछले साल की वीडियो है। एक एक क्वेश्चन, ये देखो, ये मैं पीडीएफ के अंदर से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मतलब मेरी पीडीएफ, ये पीडीएफ का दिख रहा है। और क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मैच करवा रखे हैं, इसको देख लेना। आपको पता चल जाए कितना कॉपी था कितना कॉपी नहीं था। इस बार भी यही होने वाला है। चलो, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। बट मैं बता दूं, जब भी आप वीडियो देखोगे ना, तो नीचे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि सर यार हम करके नहीं गए, हमें लगा था कि सर ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, है ना। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए क्वेश्चन करके जाना। ओके, चलो जी। अगर आपने सब कुछ कर लिया है, तब भी ये वाले क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो दिक्कत हो सकती है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो हम पहले क्वेश्चन को अभी छोड़ेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन से हमने एक तरह से आप कह सकते हो कि चैप्टर की स्टार्टिंग है। तो विकास क्या है और विकास के सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले तो विकास की डेफिनेशन देख लो। विकास का क्या अर्थ है। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रति व्यक्ति की आय का बढ़ना, लोगों का जीवन स्तर बढ़ना, निर्धनता का घटना, साक्षरता का बढ़ना आदि सम्मिलित है। मतलब हम कब कहते हैं कि विकास हुआ। विकास अब तब कहते हैं जब अच्छी अच्छी चीज बढ़ती है और बुरी बुरी चीज घटती है। जैसे गरीबी जब घटती है और साक्षरता बढ़ती है ना, लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है और आय बढ़ती है, तो हम कहते हैं विकास हो रहा है। ओके। और दूसरी बात है कि विकास में हमने एक वर्ड देखा, प्रतिव्यक्ति आय। तो प्रतिव्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। प्रतिव्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला होता है कुल राष्ट्रीय आय डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। तो ये प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम औसत आय भी कहते हैं, वो निकल जाती है, ठीक है। चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और दूसरी बात है विकास के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विकास के सिद्धांत। और इससे आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 5 नंबर का भी बन सकता है। फिर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलो, और मैं एक तरह से रिवीजन भी करवा रहा हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिवीजन, तो रिवीजन ये क्विक रिवीजन ही है, ठीक है। चलो, तो विकास के सिद्धांत क्या है, विकास की विशेषता पूछे, सिद्धांत पूछे, ये लिखना है। सबसे पहले तो विकास की खासियत होती है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। देखो, मेरे लिए विकास का लक्ष्य है आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना, आपके आपका विकास का लक्ष्य है कि अच्छे मार्क्स लाना, तो दोनों का अलग अलग है ना। यहाँ पे एक पर्सन की तरह, एक मजदूर की तरह सोचो। एक जो मजदूर है, उसका क्या है कि 3 वक्त की उसको रोटी मिल जाए, तो ये उसके लिए विकास हो जाएगा। आपके लिए जो विकास है वो क्या है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। तो लोगों के अलग अलग लोगों का विकास का लक्ष्य जो होता है वो अलग अलग होता है, ये विकास की विशेषता है, सिद्धांत है। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है ना, वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश हो सकता है, यानी विकास ना होकर विनाशकारी हो सकता है। जैसे कि डैम, डैम जब बनता है तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनका फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनके फैक्ट्री के अंदर बिजली आती है और उनसे उनको प्रॉफिट वगैरह मिलता है।
बट सेम डैम से क्या होता है कि जब डैम बनता है तो बहुत सारी ज़मीन को साफ़ करा जाता है, जिसमें से बहुत सारी किसानों की ज़मीन भी होती है, तो किसानों को उनकी ज़मीन से हटाकर ही डैम बनाए जाते हैं। तो जो डैम है, वो सेम डैम उद्योगपति को फ़ायदा पहुँचा रहा है बट किसानों को उनकी ज़मीन से निकाल रहा है, तो उनके लिए वो विनाशकारी है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, लोग एक लक्ष्य की बजाय लक्ष्यों के मिश्रण को चुनते हैं। विकास के अंदर लोग एक लक्ष्य की जगह लक्ष्यों के मिश्रण को चुनते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए आपको 28,000 सैलरी दे रहा है, कंपनी बी आपको 25,000 सैलरी दे रहा है। एक घर से दूर है, एक घर के पास है। कोई दूसरी सुविधा नहीं मिलती, यहाँ बहुत सारी अलग-अलग सुविधा है ना, मतलब प्रोविडेंट फंड वगैरह, आपका टैक्स वगैरह वाला सिस्टम है, मेडिकल लीव है, वो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो आप कहाँ जॉब करना पसंद करोगे? बी में, क्योंकि आप सिर्फ सैलरी नहीं देख रहे, आप बाकी चीज़ें भी देख रहे हो। तो इंसान की खासियत होती है कि वो मिक्स ऑफ गोल देखता है रेदर देन वन। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। अब आपको पहला वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? चलो। लोगों के पास परस्पर विरोधी विकास लक्ष्य है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। लोगों के पास परस्पर विरोधी विकास लक्ष्य है। विरोधी का मतलब कि ना, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश है। देखो यही है, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश है ना। विरोधी मतलब एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए बिल्कुल उल्टा हो सकता है, विरोधी हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। इसका उदाहरण दीजिए। अब देखो इसका आंसर करना बड़ा सिंपल हो गया, क्योंकि ये हमने देखा था विकास का लक्ष्य था वही डैम वाला उद्योगपति वाला एग्जाम्पल देना है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जो ऊंची इमारतें होती है, जो झुग्गी के पास वगैरह बनाई जाती है, झुग्गी को हटाकर बनाई जाती है। तो जो बड़ी बिल्डिंग में जो लोग रहेंगे उनके लिए तो वो विकास है, बट जिनकी झुग्गियाँ हटाई जाएगी उनके लिए विनाश है ना? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो विकास का लक्ष्य जो होता है, मतलब विकास जो होता है एक के लिए विनाशकारी हो सकता है और सेम जो विकास है दूसरे के लिए विकास हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है एक भूमिहीन ग्रामीण और है ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखना। ये जो तीनों स्टेटमेंट अभी मैंने बताई है ना आपको, कि एक व्यक्ति के लिए विनाश है और विकास है और अलग-अलग लोगों के विकास का लक्ष्य अलग-अलग हो सकता है, इसका अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के किसी भी 3 संभावित विकास लक्ष्यों को बताइए। ये एक्चुअल में पीवाईक्यूज़ में आया हुआ है। ये टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए मैंने लिखवाया है। तो भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर होते हैं ना, उनके 3 संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। पहला, बुनियादी सुविधाएँ और अधिक दिन में अधिक काम मिलना, क्योंकि उनको जिस दिन काम नहीं मिलता उनको पैसे नहीं मिलते। तो वो तो यही चाहेंगे कि हर दिन उनको काम मिले। अगर हर दिन उनको काम मिलता है तो कहेंगे कि जी विकास हो रहा है। अगर बेहतर मज़दूरी मिले, पैसे अच्छे मिले तो कहेंगे कि जी हाँ, विकास हो रहा है। पास के जो सरकारी स्कूल में उनके बच्चों को मतलब बढ़िया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए, अच्छी शिक्षा मिल पाए तो वो कहेंगे कि जी विकास हो रहा है। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चों को भी मेहनत मशक्कत जो है फ़िज़िकल वर्क करना पड़े। कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता बच्चे, सारे काम इक्वल होते हैं। काम छोटा-बड़ा नहीं होता, पैसे की बात होती है। क्योंकि जो मज़दूर है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैसे बहुत कम मिलते हैं। अगर कोई बंदा पढ़ लेता है, तो उसको थोड़ा कम काम करना पड़ता है, मेंटल काम करना है, फिज़िकल वर्क नहीं करना, है ना? चोट-वोट लगने के खतरा उसको बिल्कुल भी नहीं है, बट पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है? तो याद रखना, काम छोटा-बड़ा नहीं होता, लोगों की सोच छोटी-बड़ी होती है और काम सारे बराबर होते हैं। बट हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। तो लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हम ह हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चों को फिज़िकल वर्क ना करना पड़े, मेंटल वर्क करना पड़े, इसलिए वो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकास के लिए टिकाऊ विकास का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है या कैसे महत्वपूर्ण है? 3 उदाहरण देके बताइए बताइए। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो टिकाऊ विकास का मतलब क्या होता है? टिकाऊ विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, ताकि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बच सके और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुँचाए। जैसे कि हम एक मतलब चीज़ों को ले जाने के लिए प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है ना? तो एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो इसकी जगह हमें क्या है, जूट का बैग यूज़ करना चाहिए। इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा और आने वाले लोग भी है प्लास्टिक का थोड़ा बहुत यूज़ कर पाएँगे। अगर प्लास्टिक जो है वो जैसे कि पेट्रोल है ना? पेट्रोल को हम कम यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट को भी कम नुकसान होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पेट्रोल बच पाएगा। और सबसे बढ़िया इसका ऑप्शन है कि ईवी पे शिफ्ट हो जाओ, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो स्कूटी बाइक पे शिफ्ट हो जाओ। अब उससे भी पॉल्यूशन होता है, बट साइंस वाले बच्चे जो हैं, पता ही होगा आपको, तो साइंस वाले बच्चे हो, है ना? वो लिथियम बैटरी होती है, उससे भी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बट ठीक है। अब क्यों ज़रूरी है? बेसिकली हमें टिकाऊ विकास क्यों करना ज़रूरी है? क्यों हमें आगे की पीढ़ी के लिए संसाधन बचाने चाहिए? क्यों हमें पर्यावरण को नुकसान से बचाना चाहिए? तो एक्चुअल में है ना, हमारे समाज के अंदर हमारे इस टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले जो भूजल है, यानी जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, वो बहुत ही कम होता जा रहा है और बोला जा रहा है कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल 1/3 कम हो गया है और एक टाइम आने पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी आप देखते हो ना, बोरिंग का पानी होता है, नीचे सबमर्सिबल डाला हुआ होता है ना? वो पानी एकदम खत्म हो जाएगा अगर हमने अभी पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात है, जो कच्चा तेल होता है, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं,
वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, वो एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, दोबारा नहीं बन सकता और धीरे-धीरे वो खत्म हो रहा है और माना जाता है 40 साल बाद जो है, वो क्रूड ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो उसको भी बचाने के लिए कहीं न कहीं जो है, वो हमें टिकाऊ विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी तेल को देख पाए कि क्रूड ऑयल कैसा होता है ना? और वो यूज़ भी कर पाए। नेक्स्ट है कि तेज़ औद्योगीकरण के लिए जो है वो जंगलों की कटाई भी की जा रही है, जो कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए भी हमें टिकाऊ विकास करना ज़रूरी है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है? और आने वाली लोगों को जो है हमारे भविष्य की पीढ़ी को अच्छा पर्यावरण मिल पाए, ठीक है? नेक्स्ट है कि पैसे उन सभी वस्तु और सेवाओं को नहीं खरीद सकता, जो किसी व्यक्ति के जीने के लिए आवश्यक है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। मैं ना आपको एक बात गारंटी से बता रहा हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने चाहिए आपको, क्योंकि मैं 99% चैप्टर है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ही कवर करवा देता हूँ। अब जब आप ये क्वेश्चन करके एक बार इकोनॉमिक्स की बुक उठा के देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार सब कुछ तो कर लिया मैंने, है ना? एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की बुक देखने में बड़ी लगती है कि यार इसमें इतने सारे पेजेज़ हैं, इतने बड़े-बड़े चैप्टर, बट है कुछ नहीं, कहानियाँ लिख रखी है और हमें कहानियों से क्या मतलब, अपने को तो टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, है ना? चलो जी। नेक्स्ट, अब तो कौन-कौन सी चीज़ें जो पैसे के अलावा एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है? पहले तो पैसा क्या चीज़ है ऐसी जो है वो नहीं दे सकता। पैसा जो है वो आपको पर्यावरण मुक्त जो है वो वातावरण नहीं दे सकता, है ना? प्रदूषण मुक्त वातावरण, ऐसा नहीं है मैं 2000 रुपए दिखाऊँगा और जो पॉल्यूशन है वो मेरे से दूर भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा आपको रिस्पेक्ट दिलाए। शायद सामने से कोई आपके मतलब आपके लिए जॉब करता है, तो आप सामने से शायद आपकी तारीफ़ करे, पीठ पीछे बेइज़्ज़ती कर सकता है वो, है ना? तो पैसा आपको रिस्पेक्ट नहीं दिलाता, आपका बोलने का तरीका, आपका लहज़ा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिस्पेक्ट दिलाती, तो पैसा नहीं दिला सकता रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है, ये हमें संक्रामक रोगों से भी नहीं बचा सकता। कोविड में लोगों के पास अंधा पैसा था, बट उनकी भी जान नहीं बच पाई, है ना? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट और विश्व विकास रिपोर्ट के बीच अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो मैं एक बता दूं, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, विश्व विकास रिपोर्ट क्या है ना? ये सुन लो आप। पहली बात तो ये है कि ना विकास को नापने के लिए ना अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग रिपोर्ट छापते हैं। जैसे कि एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक है ना अपनी एक रिपोर्ट निकालता है जिसको कहते हैं विश्व विकास रिपोर्ट। और वो विकास नापता है और वो पता है किस चीज़ को कैलकुलेट करता है, वो देखता है सिर्फ इनकम, कि यहाँ लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है जिसको हम कहते हैं औसत आय, जिसको और अगर मैं चेंज कर दूं तो उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा विकसित माना जाता है, जिसकी कम होती है उसको कम विकसित माना जाता है। दूसरी तरफ जो मानव विकास रिपोर्ट है इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी, देखो लिखा भी है नीचे, यूएनडीपी पब्लिश करता है। और ये जो है ये पर कैपिटा इनकम तो देखता ही है, ठीक है? और बाकी चीज़ें भी देखता है, जैसे कि आपकी शैक्षिक स्तर कितना है देश का, है ना? वहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें देख कर ही। तो ज़्यादा अच्छा किसका बढ़िया रहेगा? क्या सिर्फ़ पैसे-पैसे ही देखना चाहिए या पैसे के अलावा स्वास्थ्य वगैरह और शिक्षा वगैरह की स्थिति भी देखनी चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है शिक्षा वगैरह की स्थिति भी देखनी चाहिए। तो मानव विकास रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वही डिफ़रेंस देख लो कि मानव विकास रिपोर्ट को यूएनडीपी छापता है और मानव विकास रिपोर्ट को सूचकांक भी कहते हैं, मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। और एग्ज़ाम में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। और हाँ, मानव विकास सूचकांक के आपको घटक भी पूछे जा सकते हैं, तो घटक वही लिखे हैं आपने, क्या आपको क्या लिखना है? घटक में आप क्या लिखोगे? स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा, पर कैपिटा इनकम, ये तीनों की तीनों देखा जाता है। घटक का मतलब होता है मानव विकास रिपोर्ट बनाते वक़्त क्या-क्या चीज़ें देखी जाती है। शिशु मृत्यु दर हो गया, है ना? शैक्षिक स्तर हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गया, है ना? और पर कैपिटा इनकम जिसको प्रति व्यक्ति क्या कहते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती है। तो यही बात बताइए, विश्व बैंक रिपोर्ट तो सिर्फ़ पर कैपिटा इनकम देखता है, जबकि मानव विकास रिपोर्ट स्वास्थ्य स्थिति, शैक्षिक सुविधाएँ सारी देखता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो मानव विकास रिपोर्ट है, मतलब ये है ना वास्तविक तस्वीर दिखाता है। इसका मतलब है कि जो मानव विकास रिपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो गैर भौतिक जो मापदंड है उसका भी उपयोग किया जाता है। मतलब सिर्फ पैसों को नहीं देखा जाता, और भी चीज़ों को देखा जाता है। जबकि जो विश्व बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के आधार पे ही अलग अलग देशों को बांटता है, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वही है मानव आय के अलावा कोई और जो कारक है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो क्या-क्या चीज़ें हैं? आज़ादी, आदर और बराबर उपचार। ये चीज़ें जो है एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आ रखा था इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट है पंजाब की तुलना में केरल में बेहतर मानव विकास सूचकांक रैंकिंग है, ऐसा क्यों है? तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो हमारे केरला के अंदर बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट है, पढ़ाई-लिखाई जो है, शैक्षिक सुविधा बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, स्वास्थ्य सुविधा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और आईएमआर जिसको कहते हैं हम, शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। शिशु मृत्यु दर की डेफिनेशन सुन लो। 1 साल पूरे होने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000 में से, 1000 में से वो बच्चे जिनकी एज जो है
1 साल भी पूरी नहीं हो पाती, उनसे पहले उनकी पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से, खराब स्वास्थ्य सुविधा की वजह से डेथ हो जाती है, उसी को कहते हैं हम आईएमआर, जिसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है? तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर भी कम है, केरल के अंदर बहुत कम ऐसे बच्चे जो पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से मरते हैं, ठीक है? चलो जी, नेक्स्ट आते हैं, हालाँकि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, वह विकास का एक अपर्याप्त उपाय अ, अपर्याप्त उपाय नहीं है, स्पष्ट करें, ठीक है? ये वही है कि इसमें वो अपर्याप्त नहीं आएगा, पर्याप्त आएगा, ठीक है? आय जो है, पैसे जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, बट पैसे जो है वो विकास का एक पर्याप्त उपाय नहीं है। मतलब अगर आपको विकास करना है तो पैसे के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको लिखना है कि जो पैसा है, जो आय है, वो किसी भी ये यही लिखा है कि यह कहना सही है कि देशों की तुलना में, आप सोच रहे होंगे कि मैं रीड क्यों करता हूँ आंसर जबकि सामने लिखा हुआ है। अ मेरे को बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, ठीक है? वो बच्चे शायद देख भी रहे होंगे, उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है देखने में, तो बच्चे बच्चे कहते हैं रीड कर दो, तो इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। आप अगर आपको थोड़ी-सी अगर तकलीफ़ हो रही है कि मैं रीड कर रहा हूँ आंसर पूरा, तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ना वैसे सही नहीं है, 1.5x या 1.7x 75x करके देख लो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना क्योंकि कुछ छूट जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल पॉइंट पे पॉइंट बना देता हूँ, समझ रहे हो इसी वजह से। तो यहाँ कहना सही है कि देशों की तुलना करने के लिए आय का स्तर भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है, ये बात सही है। आय जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण मापदंड तो है अलग-अलग देशों की तुलना करने के लिए, क्योंकि वह लोगों की अधिक से अधिक मांगों को पूरा करने में मदद करता है। पैसे और निम्न आय वाले देशों की तुलना में उच्च आय वाले देश जो है वो अधिक विकसित होते हैं, ये बात सही है। लेकिन सिर्फ आय का स्तर जो है वो एक उपयोगी मापदंड नहीं है। इसके साथ अन्य भौतिक, गैर भौतिक मापदंडों का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे प्रति व्यक्ति आय के साथ क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए? स्वास्थ्य स्थिति, और और क्या चीज़ें हैं आपकी शैक्षिक सुविधा। और ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि यही किसी देश के विकास की वास्तविक तस्वीर को पेश करता है ना? आप जैसे कि मान लो कोई देश है, ज़्यादा पैसे कमाता है, बट वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का स्वास्थ्य खराब है, पढ़े-लिखे नहीं है, तो क्या फ़ायदा? ठीक है जी? चलो, पैसे तो विजय माल्या के पास भी है, है ना? दिमाग नहीं है ना उसके पास, नहीं दिमाग तो है यार, भाग गया ना वो तो पैसे लेके। चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? और एचडीआर, यानी एचडीआर का मतलब होता है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, मानव विकास रिपोर्ट को एचडीआर कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। किस संगठन को मापता है, मतलब कौन सा संगठन इसको छापता है, छापता होगा, छापता, छापता है, ठीक है? माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी गलती हो जाती है यार, हिंदी में टाइप कर रहा हूँ, आपको पता ही है, हाथों से लिखा हुआ है तो। किसी 3 प्रमुख संकेतक बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि मानव रिपोर्ट जो होती है वो क्या होती है, इसको यूएनडीपी छापता है, और ये अलग-अलग देशों को विभिन्न-विभिन्न देशों को विकास के स्तर पर बाँटने का काम करता है। ये हमें समझ आ गया। और इसके कौन-कौन से प्रमुख संकेतक हैं, यानी हम जब यूएनडीपी की रिपोर्ट बनाते हैं, क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? पर कैपिटा इनकम, स्वास्थ्य स्थिति और शैक्षिक स्तर। ठीक है जी? चलो, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो, और मानव विकास सूचकांक भी हमें समझ आ गया। अब है ना, एक जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसमें ना अ, ओके, ये पूरा लिखा हुआ है आंसर, बट एक इसके अंदर है ना, एक और में भी आना चाहिए था वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है? अलग-अलग देशों को वर्गीकरण करने के लिए जो हमारा विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो क्या क्राइटेरिया यूज़ करता है? पर कैपिटा इनकम, ठीक है? तो पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है, क्या वो एक सही क्राइटेरिया है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मतलब उसकी लिमिटेशन बताओ कि पर कैपिटा इनकम, यानी जो प्रति व्यक्ति आय यूज़ करता है यूएनडीपी, अलग-अलग देशों को बाँटने के लिए जो इनकम का, आय का उपयोग करता है, क्या वो एक सही तरीका है, या उसको यूएनडीपी की तरह सारी चीज़ों को लेना चाहिए? तो आपको यही बताना है कि जो हमारा विश्व बैंक है, उसका जो पर कैपिटा इनकम अलग-अलग देशों को पैसे के हिसाब से बाँटने का जो सिस्टम है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, और वो क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताऊँगा, बट पहले देख लेते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट कैसे बनाता है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, और वो कौन-कौन से हैं? जो विश्व बैंक है वो विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए, देखो ये नोट्स के अंदर है, चैप्टर के नोट्स है। ऑल्दो हाँ, एक और बात, ये जो चैप्टर के नोट्स हैं ना, आपको मेन पॉइंट स्टडी पे मिल जाएँगे। और बच्चे, आपको एक बात बता दूँ, शायद आप आखिरी बैच हो जिसको ये नोट जो हैं वो फ्री में मिल रहे हैं वेबसाइट पे, ठीक है? ठीक है, मैं बता दूँ आपको, आप आखिरी बैच हो, उसके बाद शायद ये नोट्स आपको पेड वगैरह देखने के लिए मिले, है ना? क्योंकि बताऊँगा यार कभी बाद में क्या दिक्कत हो गई है। चलो, विश्व बैंक विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है, ये बात अपने को पता चल गई है। और प्रति व्यक्ति आय जो क्या होती है, राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय कुल जनसंख्या। ओके, चलो, और आय 2017 के अकॉर्डिंग, ये ज़रूर लिखना 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है?
तो 2017 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा विश्व बैंक है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है अगर किसी देश की इनकम 12056 है, ये देखो दोबारा से बोल रहा हूँ, 2017 लिखना मत भूलना। 2017 के अकॉर्डिंग अगर किसी देश की इनकम नाइन 12,056 से ज़्यादा है या 12,056 है, तो इसको एक समृद्ध देश माना जाएगा। जिसकी इनकम $955 से, ये डॉलर की बात हो रही है और ये साल की बात हो रही है, याद रखना, $955 से कम है, उसको एक गरीब देश माना जाएगा, निम्न वर्ग का देश माना जाएगा, और जो इससे बीच में है उसको मिडिल इनकम कंट्री माना जाएगा, है ना। और इंडिया जो है वो मध्य वर्ग आय का ही देश है, ठीक है। इंडिया की जो है वो 1000 के बराबर है, 1000 या 1084 ऐसे कुछ है इंडिया की पर कैपिटा इनकम, ठीक है। चलो, तो यही बात लिखी हुई है, देखो, मध्य आय के देश हो गए, इससे ज़्यादा जो है वो समृद्ध देश, और इससे कम जो हो गए वो आपके जो होते हैं निम्न आय वाले देश हो गए। चलो, अब जो वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया यूज़ करता है उसके अंदर क्या दिक्कत है। सबसे पहली जो दिक्कत है वर्ल्ड बैंक के अंदर जो वो क्राइटेरिया यूज़ करता है, वो जो इंपॉर्टेंट मापदंड होता है ना उसको छोड़ देता है। जैसे साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सबको नज़रअंदाज कर देता है। अब इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर तो मैंने आपको बता दिया कि किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आय से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात दिखाती है, उसी को ही हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जैसे कि मान लो 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए और 28 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 1 साल की एज पूरी नहीं हो पाती, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो हमारा शिशु मृत्यु दर कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है, क्योंकि 1000 में से 28 है, ठीक है। चलो, और दूसरा है साक्षरता दर। क्या होता है? 7 या 7 से अधिक आयु वाले लोग जिनमें से जिन लोगों को एक भाषा बोलनी आती है और लिखनी आती है उसको हम साक्षर कहेंगे। मैं आपसे पूछूं कि आप साक्षर हो? आप बोलोगे यस, क्योंकि आपको हिंदी लिखनी आती है और बोलनी आती है ना? ये तो आता ही है, आप वीडियो देख रहे हो तो आप पढ़ भी पा रहे होगे और बोल भी पा रहे हैं हिंदी, है ना? तो इसको हम साक्षरता दर कहते हैं, यानी आप साक्षर हो। क्या एक 6 साल का बच्चा, आप उसे साक्षर कह सकते हो अगर उसे एक भाषा लिखनी आती है, बोलनी आती है? नहीं, वो कैटेगरी में ही नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ 7 या उससे ज़्यादा की बात होती है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। ओके, अगर आप है ना कहीं दूसरी बुक से पढ़ते हो तो शायद आपको यहाँ पर 6 से लेकर 14 दिखे, बट याद रखना आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के अंदर जो है वो 6 टू 14 नहीं, 14 टू 15 लिखना है, ये बात याद रखना मेरी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमारे जो सैम्पल पेपर है हमारे पास उसमें 6 से लेकर 14 लिखा हुआ है, हम क्या लिखें? आप बुक वाला लिखो, क्योंकि टीचर को जो चेक करने के लिए मार्किंग स्कीम मिलती है उसमें बुक का ही लिखा होता है, ठीक है। तो निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है कि 14 से 15 साल की जो जनसंख्या वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं 14 से 15 साल के, उसी को ही हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। और लास्ट सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारे विश्व बैंक के क्राइटेरिया में, वो ये है कि आय के असमान वितरण की जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। इसका एग्जांपल दे देता हूँ, देखो, एक कंट्री है, मैं आपसे अगर दूर से अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूँ कि कंट्री है, एक देश है ए और एक देश है बी, ये उसकी प्रति व्यक्ति आय है, ये इसकी प्रति व्यक्ति आय है। कंट्री ए की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,90,000 है, और जो दूसरे की प्रति व्यक्ति आय है वो है 10,000, ठीक है। दूर से देखकर तो आप बोल दोगे सर कंट्री ए की कंडीशन अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। कंट्री ए में है ना 90 जो लोग हैं वो गरीब हैं, और जो मान लो 100 ही लोग हैं और 100 में से 90 गरीब है, और जो 10 है ना वो अल्ट्रा बिलियनर है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिलियनर है मान लो, है ना। बट एक्चुअल में देखोगे तो ज़्यादातर लोगों की कंडीशन खराब है। बट यहाँ पर जो कंट्री बी है उसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो $10,000 कमा रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ के लोगों की सिचुएशन अच्छी है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो लोग हैं वो अच्छे खासे कमा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान उनको मिल पा रहा है, पैसे वैसे ठीक ठाक कमा पा रहे हैं। तो दूर से तो लग रहा है ये कंट्री अच्छी है, बट एक्चुअल में 10,000 वाली कंट्री अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोगों की स्थिति सही है। ओके, लास्ट पॉइंट है कि देश की आर्थिक स्थिति जो है वो देश के विकास के बारे में नहीं बताती। ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक, ये वही है, ये मैंने नीचे लिख दिया इसका आंसर। मैं इसको अच्छा यार, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इसमें, ये क्वेश्चन मेरे को ऊपर लिखना चाहिए था। विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक कौन सा क्रेडिट, मैं इसको डोंट वरी पीडीएफ जब दूंगा इसको सही कर दूंगा, ठीक है। या नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ देख रखी होगी। उपयोग किए जाने वाले मुख्य मापदंड बताइए, और यदि कोई है तो इस मापदंड की सीमाएं क्या है। विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए मापदंड यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए मापदंड से कैसे अलग है, ठीक है। चलो देखो, तो ये यूएनडीपी का मैं आपको बता चुका, बट ये क्वेश्चन अलग है, वो ऊपर वाला क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, विश्व बैंक का क्राइटेरिया क्यों गलत है। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि यूएनडीपी जो क्राइटेरिया यूज़ करता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, स्वास्थ्य सुविधा वगैरह शामिल होती है, और आपकी शैक्षिक सुविधा वगैरह शामिल होती है।
और पर कैपिटा इनकम भी यूएनडीपी की रिपोर्ट में छपता है। और आपसे आ भी सकता है कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई को कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वजन केजी में डिवाइड बाय हाइट, जो कि मीटर में होगी, और उसका स्क्वायर, ठीक है। मान लो आपका वेट है 60 किलो और आपकी हाइट है 1.72 मीटर और उसका स्क्वायर, तो ऐसे निकलेगा आपका बीएमआई। और अगर आपका बीएमआई 18 से 18.5 से लेके 24.9 है तो आप स्वस्थ हो, 18.5 से कम है तो आप कुपोषित हो, 25 से अधिक है तो आप गोलू मोलू हो, अधिक वजन वाले हो, डाइटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। टिकाऊ विकास क्या होता है, ये मैं आपको बता ही चुका। ठीक है, ऐसा विकास करना जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान वगैरह ना हो। और टिकाऊ विकास करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे कर सकते हैं, पहली बात तो ये है टिकाऊ विकास हम कैसे कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है वो तो हमने देख लिया था ना, कि क्रूड ऑयल ख़त्म हो रहा है, हमारा जो ज़मीन के नीचे पानी है, भूजल है, वो ख़त्म हो रहा है ना। इसलिए ज़रूरी है हमारा वो करना, टिकाऊ विकास करना। और टिकाऊ विकास हम कैसे कर सकते हैं, संसाधनों का ढंग से उपयोग करके, नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करके, है ना, जो बार बार हम यूज़ कर सके। और बढ़िया मतलब वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढ कर, जैसे कि मान लो पेट्रोल है, तो पेट्रोल की जगह आप स्कूटी वगैरह खरीद लो, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, तो उससे थोड़ा एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा पहुंचेगा पर थोड़ा कम होगा। और संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना, मतलब जैसे दोबारा 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 रिसाइकल करके संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है। चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, ये पूरा वही वाली चीज़ दोबारा लिख दी मैंने। अब आ जाते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सार्वजनिक सुविधाएं की किन्हीं 3 लाभों पर प्रकाश डाले। सार्वजनिक जो सुविधाएं होती है, ये जो सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है, वो सुविधाएं जो कि आपको सरकार प्रोवाइड करती है, सब लोगों के लिए जो सुविधाएं होती है उसको सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ट्रेन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो गया रोड, सार्वजनिक है ना, ब्रिज सब यूज़ कर सकते हैं, है ना। और हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, उसका सब यूज़ कर सकते हैं। चलो, अब देखते हैं कि इससे फ़ायदे क्या होते हैं। पहला, सार्वजनिक सुविधाएं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह भी इसमें आते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं सामूहिक रूप से बुनियादी सेवाएं प्रदान करने का सबसे सस्ता तरीका है ना, बहुत सस्ते में जो है वो सबकी हेल्प हो जाती है ना। नेक्स्ट है कि अधिकांश गरीब लोग केवल सार्वजनिक सुविधाओं के कारण ही जीवित रहते हैं, है ना। जिसमें से एक सार्वजनिक सुविधा क्या है, फ्री में जो फूड वगैरह कराया अवेल करवाया जाता है ना। और जो आपकी रेलवे है, बहुत कम दामों पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। बहुत सारे जैसे हमारे राज्य, जैसे मुंबई, मुंबई को तो कहते हैं धड़कन है ट्रेन, है ना। चलो, नेक्स्ट है कि पुलिस, शिक्षा, परिवहन आदि जैसी कई सेवाएं हैं जो केवल तभी वहनीय हो जाते हैं जब वह सार्वजनिक सुविधा का हिस्सा हो। जैसे कि देखो, पुलिस है, शिक्षा है, परिवहन है। शिक्षा अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर अगर सिर्फ प्राइवेट स्कूल हो ना, सरकारी स्कूल हट जाए ना, इंडिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। तो यही वही बात लिखी हुई है कि अगर ये जो बेसिक सुविधाएं जो लोगों को मिलती है ना, उनका तभी फायदा है जब ये सार्वजनिक सुविधा हो, जब इसको सरकार अवेल करे, ठीक है, करवाए लोगों को। आ जाते हैं जी अब नेक्स्ट वाले चैप्टर पे हमारे। हमारा जो नेक्स्ट वाला चैप्टर आपको पता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो राष्ट्रीय ग्रामीण, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि नरेगा, जिसको हम मनरेगा भी कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में आया था, उसके बारे में आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर एक ही बार लिख देते, 3 अलग अलग क्वेश्चन क्यों लिखे, क्योंकि 3 अलग अलग क्वेश्चन पे 3 बार आ रखा था, ठीक है, अलग अलग सालों के अंदर। और ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज आ जाती है, तो इसलिए मैंने बताया। चलो, इसमें क्या क्या पूछा है, इसके उद्देश्य वगैरह भी पूछे और ये क्या होता है वो बताया। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। हमारा ये है क्या वो देख लेते हैं। मनरेगा, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू किया है। और काम के अधिकार के अनुसार ही ये जो मनरेगा है उसका अधिनियम लाया है सरकार ने 2005 के अंदर सितंबर में। इसमें सरकार ने बोला है कि लोगों को 100 दिनों तक तो रोजगार हम देंगे ही देंगे, उसकी गारंटी वगैरह देंगे। और अगर 100 दिन तक लोगों को रोजगार नहीं दे पाते तो बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिलेगा उनको। इसका मतलब है कि मान लो 90 दिन तक जॉब दे पाते हैं, 100 दिन तक नहीं दे पाते, तो 10 दिन की भी उनको सैलरी वगैरह मिलेगी। और इसमें जो 1/3 सीटें हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व है। ओके। दूसरी बात है, ये गरीब और अति गरीब को रोजगार वगैरह प्रदान करता है। और यह अपने गांव या आसपास के क्षेत्रों में ही कार्यस्थल होता है इसका। और इसका काम जो होता है वो ज़्यादातर मैनुअल होता है। मैनुअल का मतलब होता है शारीरिक श्रम वाला होता है ना। कोई बड़ा बड़ा मतलब ऑफिस का कोई वर्क नहीं होता कि ऑफिस में आपको काम करना है, नहीं, मैनुअल वर्क वगैरह होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, कि जो लोग हैं उनको
बेसिक आय वगैरह दिलवाना, ठीक है? उनको ताकि रोज़गार वगैरह गाँव में रोज़गार के माध्यम वगैरह को बढ़ाना, लोगों का उद्धार करना क्योंकि पढ़ेंगे, खाएँगे, ये सारी की सारी फैसिलिटी वगैरह और लोगों की जो बेसिक नीड होती है उसको भी पूरा करना और सुविधाएँ वगैरह पहुँचाना। अब मान लो रोड के गड्ढे हैं, रोड के गड्ढे अगर आप भरवा रहे हो मनरेगा के अंडर, तो ये अच्छी बात है ना, जो उस रोड पे आते-जाते उनका भी फ़ायदा होगा, जो उस गड्ढों को भर रहे हैं लोग, हमारे श्रमिक लोग, उनका भी फ़ायदा होगा मनरेगा से, है ना? तो ये उद्देश्य होता है ताकि लोगों को सुविधा वगैरह भी प्रदान हो सके और जो लोग अवेल कर रहे हैं मनरेगा के अंदर बेसिकली वो कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अपना क्या कर रहे हैं यार वो, क्या था यार, मैं तो वो बन गया, क्या ना, क्या रोहित शर्मा बन गया मैं तो यार, वो क्या था, भूल गया यार मैं, क्या था यार वो, कहते हैं ना उसको, पता नहीं क्या यार, मैं भूल ही गया, चलो क्या था, ओके। मनरेगा जो है मेरे दिमाग से निकल गया यार, कभी कभी होता है ना, मैं क्या बोल रहा था मैं भूल ही गया। चलो, रात के वैसे 3:30 हो रहे हैं सुबह के, बट अभी मेरा दिमाग चलता नहीं है ना बिल्कुल, ऐसे सर बना रहा है क्योंकि मैं 3:30 बज गए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। ओके, आ जाते हैं दोबारा से सेम बात पे कि बेसिकली जो हमारा मनरेगा है उसका क्या फ़ायदा होता है। पहली बात तो यह है कि लोगों को बेसिक सुविधा वगैरह मिल पाती है और गांव के लोगों को रोजगार मिल पाता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्पादन के 3 क्षेत्र। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, नोट्स के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रखा है इसका मैंने। देखो, उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रों के बढ़ते महत्व के 5 कारण बताइए। यानी जो तृतीयक क्षेत्र है हमारा, तृतीयक क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तृतीयक क्षेत्र के आगे बढ़ने का मतलब, आगे क्यों बढ़ रहा है हमारा तृतीयक क्षेत्र जो है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, और उसका महत्व क्यों बढ़ रहा है, उसके महत्व को समझाइए और उसके महत्व बढ़ने के कारण वगैरह बताइए। मतलब जो हमारा तृतीयक क्षेत्र, आपको पता है कि उत्पादन के 3 क्षेत्रक होते हैं। पहले तो 3 क्षेत्रक बता देता हूँ। एक होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, उस एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि और कृषि से रिलेटेड सेवाएं वगैरह, जिसमें हम नेचर से, पर्यावरण से चीज़ें लेके चीज़ों का उत्पादन वगैरह करते हैं। जैसे कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, खनन हो गया, ये सारी की सारी आपकी उसमें आता है प्राथमिक में। दूसरा आता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। इसमें क्या होता है, आप चीज़ों को कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करते हो, है ना? और इसमें विनिर्माण आता है। विनिर्माण यानी फैक्ट्री वगैरह, है ना? जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह ये सारी आती है। तृतीयक क्षेत्र में आती है सेवाएं। जैसे जैसे कि अब मैं अभी क्या दे रहा हूँ आपको, सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना? जितना भी मेरा ज्ञान है थोड़ा बहुत, है ना, वो आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है। ओके, तो तृतीयक क्षेत्र क्यों है इंडिया के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है, उसके बारे में बताना है। तो ये रहा जी आंसर, सेवा क्षेत्र बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र को, ये भी याद रखना। तो इतना क्यों बढ़ रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है? तो पहली बात तो है कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि देश के अंदर जो अस्पताल है, शैक्षिक संस्थाएं है, बैंक वगैरह, परिवहन वगैरह, ये सारी की सारी ये इन सब की आवश्यकता और ये होती है, और ये सारी की सारी बुनियादी सेवाएं हैं। ठीक है, और ये बुनियादी सेवाएं की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है, और ये सरकार इस पे पूरा फोकस करती है ना? अस्पताल बनाने में, शैक्षिक संस्थान बनाने में, परिवहन को अच्छा करने में, बैंक वगैरह में, डाक सेवा में। ठीक है, तो इसकी वजह से, और डाक सेवा वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, शिक्षा वगैरह, ये हमारी तृतीयक क्षेत्र में आ रही है। तो सरकार इन पे बहुत फोकस करती है, इसी की वजह से तृतीयक क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, डाक सेवा जो है ना वो लॉस में चल रही है, रेलवे लॉस में चल रही है, बहुत सारे बैंक लॉस में चलते हैं, है ना? और हॉस्पिटल लॉस में चलते हैं सरकार के, बट फिर भी सरकार उसको चलाती है, क्यों? ताकि लोगों का भला हो सके। नेक्स्ट, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के साथ ही तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र बढ़ रहा है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा। अब एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, खेती बाड़ी बढ़ रही है, तो उसको स्टोर भी करना है, तो स्टोरिंग किस में आता है, वो आता है तृतीयक क्षेत्र में। और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है उस फसल को, तो वो किस में आता है, वो आता है ट्रांसपोर्ट में, यातायात में। तो ऑब्वियस सी बात है, और यातायात किस में आता है, तृतीयक क्षेत्र में। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र भारत में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तृतीयक क्षेत्र की सुविधाएं वगैरह भी बढ़ रही है, सेवाएं वगैरह भी बढ़ रही है, उनकी मांग बढ़ रही है। नेक्स्ट है, समाज के कुछ वर्गों की आय बढ़ने के साथ कुछ सेवाओं की मांगे भी बढ़ रही है। जैसे जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो क्या है, घूमने जाते हैं, पर्यटन करते हैं, निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिनेमा हॉल वगैरह जाते हैं, खर्च करते हैं। तो इससे ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, तृतीयक क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट है कि पिछले 30-40 जो साल हैं उसके बीच में हमारा तृतीयक क्षेत्र बहुत तेज़ी से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी आगमन हुआ है, नई नई सेवाओं का आगमन हुआ है, टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ है, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र बढ़ा है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑनलाइन बाइंग। आज से 30 साल पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन मंगाई थी, एक का भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है,
बट आज आप मंगा रहे हैं, आज से 30 साल बाद है ना, आपके बच्चे सोच भी नहीं सकते कि एक टाइम ऐसा होता था जब लोग ऑनलाइन चीज़ें, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा ऐसा टाइम देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, मेरे टाइम में तो ऑनलाइन चीज़ें आ गई थी, मैं मतलब खरीदना शुरू कर दिया था। मैंने अपना पहला फ़ोन जो था वो फ्लिपकार्ट से खरीदा था, मेरे को आज भी आता है। ऑनर बी करके नाम था उस फ़ोन का, है ना, आज तो बंद हो गया वो। 40,500 का खरीदा था, 2 GB रैम थी, ठीक है उसकी। खुद के पैसों से खरीदा हुआ फ़ोन मैंने, मतलब इकट्ठे करे थे। मैं उस टाइम कॉलेज में नहीं था, स्कूल में था मैं, 11वीं में या 12वीं में था, इकट्ठे किए थे पैसे। मम्मी को बोला था ये पैसे हैं मेरे, फ़ोन दिला दो आप मेरे को। तो फिर ऑनलाइन हमने खरीदा था फ़ोन। खुशी हुई थी बहुत उस दिन, ठीक है। और वैसे मेरा एक मेन पॉइंट टेक का भी चैनल है। बेसिकली मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है उस पे, मन करे तो देख लेना उसको, ठीक है। मैं इसलिए अभी नहीं बताता एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि बच्चे थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करें तो वही ज़्यादा अच्छा है, बट उस पे जा सकते हो आप अगर आप चाहते हो ऑनलाइन अर्न वगैरह करना, क्योंकि मैं ऑनलाइन अर्न जिस जो भी तरीके अपनाता हूँ ऑनलाइन अर्न करने के, वो उस पर डालता रहता हूँ। मेन पॉइंट टेक नाम है उस चैनल का। और हाँ, भारत के अंदर तृतीयक क्षेत्र बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि 1991 में ना भारत की सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसको कहते हैं उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन चीज़ों की वजह से भी हमारा तृतीयक क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो सरकार लेकर आई थी। इस एलपीजी। नेक्स्ट है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी गणना करने की प्रक्रिया बताइए। तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र का कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। मतलब एक साल के अंदर प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्जरी सेक्टर में कितने फाइनल गुड्स बने हैं, उनको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, हमारा जीडीपी वगैरह है। और जीडीपी के अंदर एक बात याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जीडीपी निकालते वक्त हम फाइनल गुड्स को ही क्यों लेते हैं, अंतिम वस्तु को ही क्यों लेते हैं। मान लो जैसे कि गन्ना है, गन्ने से चीनी बना दी, तो अगर मैं गन्ने का भी प्राइस ले लूंगा, चीनी का भी प्राइस ले लूंगा, तो दो दो बार हो गया ना, तो दो बार हो गया। तो इस दो बार को ही बचाने के लिए है ना, डुप्लीपीसी को बचाने के लिए, कि दो बार ना हो जाए, इसी चीज़ को बचाने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स का ही प्राइस लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का जो हमारा मंत्रालय है ना, जो जिसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं, वो निकालता है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में डिफरेंस वगैरह बताना है। ओके, चलो जी, संगठित और असंगठित क्षेत्र में डिफरेंस वगैरह देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस का क्वेश्चन तो एग्जाम में एक बनता ही बनता है। पहला, यहाँ पर नौकरी सुरक्षित होती है। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, ऐसी जॉब जहाँ पर है ना सब कुछ फॉर्मल तरीके से होता है। जैसे सरकारी जॉब, आपको जब जॉब पे जाओगे आपको एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा, आपको हटना है तो नोटिस पीरियड में सर्व करना पड़ेगा आपको, सैलरी मंथली आएगी आपको, है ना। आपको कोई जॉब से ऐसी ऐसे नहीं बोल सकता कि हट जाओ जॉब से, है ना। नोटिस वगैरह पीरियड, आपने कोई जब तक बहुत बड़ी गलती ना कर दी हो आपको तब नहीं हटाया जाएगा। मंथली सैलरी आएगी आएगी आपको, आपको पेड लीव अन्य सुविधा वगैरह मिलेगी। असंगठित क्षेत्र होते हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे एक मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो हमारे मान लो एक बैंगल्स की फैक्ट्री है, वहाँ पर काम करने वाले हमारे भैया वगैरह हो गए, वो सारे के सारे किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। रीज़न क्या है इसका मैं बताता हूँ आपको। क्यों, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में जब वो जाते हैं ना, तो होता क्या है कि कोई जैसे वो गए फैक्ट्री के अंदर, बोला कि मेरे को रख लो जी, वो रख लेते हैं। कहते अब मालिक को पसंद नहीं आ रहा वो बंदा, कहते हट जाओ, तो उसको उसी दिन हटा देते हैं। और उसको जिस दिन उसने काम करा उसी दिन के पैसे मिलते हैं, जिस दिन काम नहीं करा उस दिन के पैसे नहीं मिलते, और उसको डेली वेजेस मिलती है, दैनिक मजदूरी मिलती है। तो ये असंगठित क्षेत्र होते हैं। घर बनाने वाले हमारे मजदूर भी हमारे असंगठित क्षेत्र में ही आते हैं। तो इसमें क्या होती है, नौकरी सुरक्षित होती है, कोई भी आपको ऐसे एक झटके से नहीं निकाल सकता संगठित क्षेत्र से। इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं हो सकती, हाँ, नहीं होती। नेक्स्ट है कि काम के घंटे जो होते हैं इसमें निश्चित होते हैं एकदम, इसके काम के घंटे निश्चित नहीं होते, कितने भी घंटे आपको काम करवाया जा सकता है, और इसमें 8 घंटे के बाद छुट्टी करनी ही पड़ती है ना। सरकारी जॉब पता ही है आपको, तभी तो अंदर सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं। काम के बदले में मासिक आय मिलती है इसके अंदर, और काम के बदले में दैनिक मजदूरी मिलती है इसके अंदर। नेक्स्ट है, कार्य स्थिति इसमें अच्छी होती है, और निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती है, मतलब ज़्यादा अच्छी कार्य स्थिति नहीं होती है हमारे असंगठित क्षेत्र में। और यहाँ पर कर्मचारी योजना का लाभ मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, रिटायरमेंट, पेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता असंगठित क्षेत्र में। इसमें हमारे डोमेस्टिक वर्कर आ गए, और इसमें हमारे टीचर आ गए संगठित क्षेत्र में, है ना, स्कूल के टीचर, ठीक है। नेक्स्ट है कि गन्ने का उदाहरण के साथ अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की निर्भरता बताइए। ओके जी, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब देखना तीनों क्षेत्र एक दूसरे पे कैसे निर्भर है। गन्ना उगाना, गन्ना जब उगाते हो तो गन्ना उगाने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है मशीनें वगैरह चाहिए, है ना, ट्रैक्टर वगैरह, ये सारे के सारे कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। कहाँ पर, सेकेंडरी सेक्टर में, जिसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। तो ये आप कह सकते हो कि खेती द्वितीयक क्षेत्र पे डिपेंडेंट है, येस और नो, ये बात अपने को क्लियर हो गई, ठीक है।
दूसरी बात है गन्ना जब उगा लेते हो आप, तो गन्ना उगाने के लिए गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह भी आपको लेके जाना पड़ेगा, है ना? या आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, है ना? स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सारे की सारी किसमें आती है? सेवाओं में आती है। तो आप कह सकते हो कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र पे भी डिपेंडेंट है ना? और जो स्टोरेज है, अब मान लो अगर गन्ने की खेती ना हो तो गन्ने का स्टोरेज खाली पड़ा रहेगा। तो यानी हमारा जो तृतीयक क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र पे, यानी तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के काम करने की स्थिति बताइए। असंगठित क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र में कार्य का वर्णन करें। मतलब आपको पता ही है कि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें लोगों की स्थिति जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। ऊपर हमने देख लिया कि असंगठित क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वही सारी की सारी प्रॉब्लम उसको लिख देना है। ठीक है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है और यह क्षेत्र केवल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का एक चौथाई उत्पादन क्यों करता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो, इंडिया के अंदर जो है ना मैक्सिमम लोग जो है ना वो हमारे प्राइमरी सेक्टर यानी जो हमारी खेती बाड़ी है ना उसमें काम करते हैं। बट अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी में है ना सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर जो है ना वो हमारे टर्जरी सेक्टर सेवा क्षेत्र का है। ऐसा क्यों है? ऐसा है प्रच्छन्न बेरोजगारी की वजह से। किसकी वजह से? प्रच्छन्न बेरोजगारी की वजह से। अब पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी सुन लो होता क्या है, और इसको हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ओके, प्रच्छन्न बेरोजगारी बेसिकली हमें गांव ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है और खासकर कृषि में देखने के लिए मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि जब किसी काम के अंदर जरूरत से ज्यादा व्यक्ति लगे हुए हों जिनके काम करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, उसी को कहते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी वो व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप कह सकते हो जूझ रहे हैं। अब इसका एग्जांपल दूं मैं आपको। मान लो एक खेत है, मान लो मेरा खेत है, मेरा 2 एकड़ का खेत है। ठीक है, और मेरी फैमिली मेंबर जो है मान लो 20 फैमिली मेंबर है ना? अगर उस खेत पे 2 बंदे काम करते हैं ना मेरी फैमिली से, तब भी 100 किलो अनाज उगता है 2 हेक्टेयर की ज़मीन पे। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, अगर मैं 20 भी लगा दूं तब भी तो 100 किलो ही उगेगा, ज़्यादा थोड़ी ना उग जाएगा, ज़मीन तो उतनी है। बट मैंने क्या करा, अपनी पूरी की पूरी फैमिली 20 के 20 मेंबर लग गए खेती करने में। ठीक है, सबको लग रहा है कि जी हम तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट क्या उनके काम करने का कोई फायदा हो रहा है? द आंसर इज नो, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो जो 18 लोग हैं ना वो प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित है, और ये सबसे ज्यादा हमें गाँव में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, गाँव में क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों पे ही काम करते हैं, है ना? ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, उनको लगता है उनके काम करने का फायदा हो रहा है, बट एक्चुअल में फायदा होता नहीं है। ठीक है ना? तो इसी वजह से जो है वो ज़्यादातर लोग आज भी एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में काम तो कर रहे हैं, उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और इसी वजह से टर्जरी सेक्टर में लोग काम कम कर रहे हैं, मतलब कम लोग हैं वहाँ पर, बट उससे उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रचंड बेरोजगारी नहीं है। जैसे कि एक टीचर है, रिजल्ट है, दिख जाता है, पता चलता है वो पढ़ा रहा है, बट ऐसा नहीं होता कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में सबको लग रहा है हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा बंदे लगेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट ऐसा नहीं होता। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किन्हीं 3 तरीकों से बताइए कि आप रोज़गार कैसे बढ़ा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोज़गार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। और मैं आपको बता दूँ, शायद आपके लिए शॉकिंग होगा, ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आता ही आता है। चाहे ग्रामीण का पूछ ले या शहरों में पूछ ले कि गाँव के अंदर आप कैसे रोजगार उत्पादन कर सकते हो, और शहरों के अंदर कैसे उत्पादन कर सकते हो रोजगार, मतलब रोजगार कैसे बढ़ा सकते हो। तो गाँव के अंदर क्या है, पहली बात तो जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको है ना बहुत ही सस्ते दरों पर ऋण वगैरह यानी लोन वगैरह दिलवा के, जो गाँव के अंदर जो शिल्प उद्योग है ना उनको बढ़ावा देकर, है ना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं शिक्षा वगैरह उनको प्रदान करके, वहाँ पर स्कूल वगैरह बनवा के, क्योंकि स्कूल वगैरह बनेंगे गाँव के अंदर, है ना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें बनेगी। तो क्या होगा कि लोगों को जॉब भी मिलेगी और उस देश का भी, उस एरिया का भी भला हो पाएगा। और नेक्स्ट है, रोड वगैरह बनवा कर भी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। शहरों में क्या कर सकते हैं, शहरों के अंदर आपको पता है कि सरकार विभिन्न विभिन्न योजना चला के लोगों को नौकरियां वगैरह प्रदान कर सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन वगैरह पर फोकस कर सकती है, जिससे नौकरियों का ज़्यादा उत्पादन हो, है ना। और नेक्स्ट है कि उचित दरों पर लोगों को लोन वगैरह दिला सकती है, जिससे वो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर पाए। ठीक है, चलो। और वो ये स्कूल वगैरह बना के, इसमें भी स्कूल वगैरह का एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में डिफरेंस बताना है आपको। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं पब्लिक सेक्टर, एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी ही कह सकते हो उसको। निजी क्षेत्र होते हैं प्राइवेट, इसका एग्जाम्पल है रिलायंस, टाटा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडियन रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र का। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। परिसंपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में सारी की सारी जो संपत्ति होती है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है।
और निजी क्षेत्र के अंदर जो परिसंपत्ति होती है उसमें निजी स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है सभी सेवाएँ जो है वो सरकार वगैरह उपलब्ध कराती है, और यहाँ पर जो सारी सुविधाएँ वगैरह है वो एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। किसमें? हमारे उसमें निजी क्षेत्र में। इसका उद्देश्य जो है वो अधिकतम समाज कल्याण होता है और अधिकतम लाभ कमाना होता है हमारे निजी क्षेत्र का, है ना? समाज कल्याण होता है, मैंने आपको बताया था इंडिया में जो गवर्नमेंट की ज़्यादातर जो कंपनी है वो सारी लॉस में चल रही है, बट वो फिर भी चलाती है क्योंकि उनका काम सामाजिक वेलफेयर है ना? डाक तो बहुत 1 लाख करोड़ सुना था मैंने, शायद मैंने जब देखा था 1 लाख, जो इंडियन पोस्ट है ना वो 1 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ की लॉस पे चल रहा है, बट फिर भी उसको चलाते हैं ताकि लोग जो है उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है। और जो अधिकतम लाभ कमाने, इसका उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना? अधिकतम लाभ कमाना उद्देश्य है निजी क्षेत्र का। नेक्स्ट आ जाते हैं कि रोजगार सुरक्षा दी जाती है इसमें, और रोजगार और श्रमिक असुरक्षित होते हैं इसमें, यानी लोगों को कभी भी हटा दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, आपको पता ही है। और सुविधाएं वगैरह यहाँ पर ज़्यादा होती है, प्राइवेट में कम होती है, ये बात लिखी हुई। आई होप ये क्लियर हो गए, 2 चैप्टर अपने हो गए। अब तीसरे चैप्टर पे जाने से पहले हम चौथे चैप्टर पे जाएंगे, और आपको पता है कि चौथे चैप्टर में हमारे कुछ टॉपिक कटे हैं। कुछ क्या कटे हैं, सिर्फ 2 ही टॉपिक आ रहे हैं हमारे। कौन कौन से आ रहे हो मैं दिखा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से मैंने जो है, अच्छा ये बात बता दूं, सीबीएसई के जो अलावा बच्चे हैं हमारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, उनका चैप्टर नहीं कटा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर जो हमारा चौथा चैप्टर है, वैश्वीकरण वाला चैप्टर है, उसको मैं चैप्टर भी अपलोड कर चुका हूँ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अलग से अपलोड कर चुका हूँ। तो उसका है ना मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे जब आप जाओगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट सेकंड। तो मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे जाओगे ना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको औद्योगिकरण के ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अलग से, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए आप भरत कुमार ये खोरवाल वाला जो लाइव चैनल है ना, इस पे लाइव आ जाना, वहाँ पर आप आपके हम एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करेंगे, दिखा दूँ इस वाले चैनल पे। ओके, चलो जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब आ जाते हैं, तो वैश्वीकरण के अंदर मैं आपको बता दूँ सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। और आज देखो, पिछले साल मैंने बड़ा क्रिटिसाइज करा था सरकार को, है ना, सीबीएसई को, कि जी बेवकूफ़ है, हिंदी में करती नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इस बार देखो क्वेश्चन पेपर भी हिंदी में आई, और ये वाली पीडीएफ भी हिंदी में आई, ठीक है। चलो अच्छी बात है यार, भेदभाव नहीं हो रहा, क्योंकि अगर होता भी तो हम तो नहीं करते, मैं तो आपके लिए हिंदी में समझा के भेजता ये वाली पीडीएफ आपको, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं वैश्वीकरण क्या है, और वैश्विक ऐसे कारक बताइए जिनकी वजह से वैश्वीकरण बढ़ा है। सबसे पहले तो वैश्वीकरण क्या है, मैं आपको है ना एक बार बुक के अंदर भी दिखा देता हूँ, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देखो 2 टॉपिक हैं, सबसे पहले लिखा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इसको क्या वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण क्या है, और फैक्टर दैट एनेबल्स ग्लोबलाइजेशन, ये 2 ही टॉपिक आ रहे हैं बस आपके पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। सीबीएसई कोई स्टेट बोर्ड से बच्चा है, दोबारा से मैं बता दूं, उसके लिए मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलो जी, आ जाते हैं दोबारा से हमारे वैश्वीकरण पे। तो पहली बात तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है वो देख लो। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि आधुनिक समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है, और विश्व की अर्थव्यवस्था का इस परस्पर जुड़ाव को ही वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक समय के अंदर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है, और विश्व की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को ही हम वैश्वीकरण वगैरह कहते हैं, ठीक है। अब वैश्व आज से 50 साल पहले क्या हमारे अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी इतनी मजबूती से जितनी आज जुड़ी हुई है? द आंसर इज नो। एक देश के अंदर क्या होता था ये दूसरे देश के लोगों को बहुत बाद में पता चलता था, बट आज बहुत जल्दी पता चल जाता है ना। और इसके क्या क्या रीज़न है? सबसे पहली बात तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन तेज़ी से बहुत बढ़ पाया है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा वैश्वीकरण को बहुत फ़ायदा मिला है। आज से 50 साल पहले वैश्वीकरण इतना नहीं था, बट आज है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है। टेक्नोलॉजी में आपका संचार वगैरह तो आता ही आता है, और इसमें आपकी वो तीव्र उन्नति में आपका वो भी आता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी आता है। आज से 50 साल पहले जो है वो ना परिवहन इतना अच्छा था, और ना ही हमारा टेक्नोलॉजी संचार का माध्यम इतना अच्छा था। और इन दोनों के बढ़ने की वजह से ही हमारा जो संचार है, और हमारा परिवहन के बढ़ने से ही हमारा कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा है, हमारा वैश्वीकरण भी बढ़ा है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, हमारा वैश्वीकरण बनने के बढ़ने के पीछे एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, वो है जी हमारी सरकार के द्वारा लाई गई उदारीकरण की नीति। आज से 1991 से पहले आपको मैं बता दूं, भारत के अंदर इतनी सारी कंपनियां नहीं थी, इतना वैश्वीकरण नहीं था, बट 1991 के बाद भारत की सरकार एक पॉलिसी लेकर आई जिसको कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण की पॉलिसी, उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति में सरकार ने क्या किया था, व्यापार पे जो अवरोध लगे हुए थे ना उसको हटा दिया, और इन व्यापार के अवरोधों को हटाने की वजह से ही हमारे भारत के अंदर जो है वैश्वीकरण बढ़ा है। तो क्या क्या?
अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्वीकरण क्यों, देखो सिर्फ इतना सही है ये, बस इतना यही आ रहा है टॉपिक सीबीएसई के अंदर तो ठीक है, बस खत्म, समझ रहे हो इसी चैप्टर का। तो दोबारा से बता देता हूँ, वैश्वीकरण क्या है आपको पता है कि आज के समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है, और इस दुनिया की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को ही वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण इतना बढ़ पाया है सिर्फ दो रीज़न की वजह से भारत के अंदर। पहला, प्रौद्योगिकी के बढ़ने की वजह से, आज से 50 साल पहले ना परिवहन अच्छा था ना संचार अच्छा था, दोनों ही चीज़ें अच्छी है, इसकी वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया है। और दूसरा रीज़न क्या है, वो दूसरा रीज़न है हमारा उदारवादी नीति जो हम लेकर आए हैं, भारत सरकार लेकर आई है 1991 में। और उन्होंने जो व्यापार अवरोध लगा रखे थे ना, उनको हटाया, जिसकी वजह से हमारा व्यापार वगैरह बढ़ा है। और उदारीकरण की वजह से हमारी कहीं ना कहीं व्यापार वगैरह बढ़ने की वजह से ही हमारे देश की तरक्की हो पाई है और वैश्वीकरण बढ़ पाया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। मुद्रा वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। ये नोट्स है मुद्रा वाले चैप्टर के, पहली बात तो बता दूं, मेन पॉइंट स्टडी पे मिल जाएंगे। और इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात है कि मैंने इस चैप्टर को पहले ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखवाया है, ठीक है। पहले तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ना ढंग से। चलो जी, मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैं आपको ये ख़त्म करवा दूँगा। चलो जी, शुरू करते हैं। मुद्रा और साख जो है उसके देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं मुद्रा का मतलब क्या होता है। मुद्रा का मतलब होता है जी करेंसी। करेंसी का क्या मतलब होता है, करेंसी का मतलब होता है मनी, है ना। दूसरा होता है साख। साख का मतलब होता है क्रेडिट यानी लोन। बिल्कुल सही सुना आपने, लोन। अच्छा, अब सुनो होता क्या है। एक टाइम पे है ना, जब पैसे नहीं हुआ करते थे तब क्या सिस्टम हुआ करता था, तो उस समय होता था वस्तु विनिमय। जब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तुएं ली या दी जाती है, उसी को ही कहते हैं हम वस्तु विनिमय, ठीक है। अब वस्तु विनिमय जब होता था पुराने टाइम में, चीज़ों की जगह चीज़ें आदान प्रदान करी जाती थी ना, तो उस समय कोई दिक्कतें थी। क्या क्या दिक्कतें थी, तो आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि जो आपकी वस्तु विनिमय थी उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम जो ये थी कि दोहरा संयोग चाहिए। मान लो मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूँ है। अगर आपको गेहूँ और मेरे को चावल चाहिए होंगे तभी हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे, नहीं तो हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी वस्तु विनिमय में, ठीक है। दूसरी बात है, बहुत ही जटिल थी और समय वगैरह लगता था, है ना। ऑब्वियस सी बात है, बंदे को ढूंढना पड़ता था कि जिसको मेरे पास जो चीज़ है वो चाहिए हो और उसको पास जो चीज़ है वो मेरे को चाहिए हो। लास्ट है कि मूल्य के सामान्य माप का अभाव था। मूल्य के सामान्य माप का अभाव था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कभी कभार ये देखो जैसे दिख रहा है, एक केले की जगह बंदा अपनी भैंस देने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि किसी चीज़ का प्राइस फिक्स नहीं होता वस्तु विनिमय में, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वस्तु विनिमय की। उसके बाद जैसे ही पैसा आया और पैसे की वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। आपको पता है वस्तु विनिमय की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि ईजी था और मूल्य भी चीज़ों का तय हो जाता था, और इसका दोहरे संयोग भी खत्म कर दिया, और आपको दुकान पे जाके सीधा पैसे देने और चीज़ें ले लेनी है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि हम मुद्रा का उपयोग वस्तु विनिमय के रूप में क्यों करते हैं, हम पैसों का उपयोग क्यों कर रहे हैं। एक कागज का टुकड़ा ही तो है, बट अब इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं उसको। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि भारत सरकार से अधिकृत है। आपने देखा होगा, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन करता हूँ, ये गारंटी भारत का सरकार गवर्नर देता है ना। दूसरी बात है, इसको भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के बिहाफ पे छापती है, ठीक है। तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में कोई भी इस भारतीय मतलब मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता अगर आपका नोट फटा हुआ नहीं है तो, ठीक है। तो इसलिए इसी वजह से भी हम करेंसी का यूज़ करते हैं। और लास्ट है कि मूल्य को मापने के उपयोग में भी आ जाती है, इसलिए भी हम उपयोग करते हैं करेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि मांग जमा क्या होता है और मांग जमा का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। बैंक के अंदर जो आपके पैसे जमा है ना, उसी को ही हम मांग जमा कहते हैं। मांग जमा का मतलब, मांग जमा क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि जब भी आपको मांग पड़े तब आपने जो पैसे जमा कराए हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो, इसलिए उसको मांग जमा कहते हैं। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है, मांग जमा को भी मुद्रा क्यों कहा जाता है। ठीक है, मांग जमा का मतलब होता है, मांग जमा का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो पैसे क्या होते हैं, पैसे होते हैं जब भी जरूरत पड़े उसका उपयोग करके आप कोई भी चीजें खरीद सको, बेच सको। आज आपके बैंक में जो पैसे जमा है वो भी तो एक तरह से मुद्रा ही है। आप यूपीआई से चीजें खरीद और बेच सकते हो ना, खरीद यूपीआई से भी तो चीजें खरीदते हो। आप मोमोज खाने गए, ठीक है, और आपके पास कैश नहीं है, आप फ़ोन से जो पैसे आपके बैंक में जमा उससे कट जाएँगे। अगर पेटीएम से या किसी से भी आप जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र वगैरह करते हो। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो आपके बैंक में पैसे जमा है ना, वो आपके मुद्रा की तरह ही काम कर रहे हैं, और इसी की वजह से हम उसको मुद्रा ही मानते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के काम बताओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से बोल रहा हूँ, 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, ध्यान से सुनना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या काम है। पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापता है। दूसरी बात है आरबीआई जो है
वो जो औपचारिक स्रोत होते हैं ना, यानी बैंक वगैरह पे निगरानी रखता है कि वो गरीब लोगों को ही लोन मतलब अमीर लोगों को ही लोन ना दे, गरीब लोगों वगैरह को भी लोन दे। नेक्स्ट है वो ये देखता है कि जो नकदी संतुलन है वो बना रहे। अब ये नकदी संतुलन का मतलब क्या होता है? बैंक को है ना अपने पास 3% से 5% पैसे रखने पड़ते हैं, वो सारे पैसे लोन पे नहीं दे सकता, ठीक है? तो इसी वजह से क्या होता है कि आरबीआई नज़र रखता है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बैंक सारे पैसों को लोन पे ना दे दे, ठीक है? नेक्स्ट है कि आरबीआई ये भी देखती है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और लास्ट है कि बैंक के कामकाज पर भी और जो औपचारिक स्रोत होते हैं ना, इन पे निगरानी वगैरह रखता है। अच्छा, ये बैंकों की ऋण गतिविधि बता देता हूँ मैं, ठीक है? बैंकों की ऋण गतिविधि वैसे तो आप इससे पढ़ सकते हो, बट मैं आपको समझा देता हूँ होता है क्या है। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो बैंक के अंदर पैसे जमा कराते हैं, और बैंक के अंदर जब वो पैसे जमा कराते हैं, तो बैंक उन पैसों में से कुछ परसेंट अपने बैंक में रखता है और बाकी पैसों को लोन पे दे देता है। जिन लोगों को वो लोन पे देता है, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। मान लो 5% इंटरेस्ट ले रहा है वो। मान लो आपसे आपने आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, तो बैंक आपको 100 रुपये दे रहा है, और बट बोल रहा है कि मेरे को 105 रुपये चाहिए, और 105 रुपये में से 100 रुपये उस बंदे को 105 रुपये में से 101 रुपये उस बंदे को दे देगा जिसने 100 रुपये जमा कराए थे। तो जिसने बैंक में जमा कराए थे उसको 1% प्रॉफिट मिल गया, और जिसने बैंक से लोन लिया था उसे 5% देने पड़े, और जो 4% बची यानी 4 रुपये बचे वो बैंक की इनकम हो गई। तो इसी तरीके से बैंक जो है वो इनकम कमाता है। ओके। एक वर्ड है जिसको, अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या ना, बैंक से जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक कोई चीज़ गिरवी रखवाता है, और उसी को हम कहते हैं ऋणाधार। सिंपल है ना, ऋणाधार। ऋणाधार का मतलब होता है जो भी एक ऐसी चीज़ जो किसी कर्जदार के, जो कर्ज ले रहा है ना, वो उस चीज़ का मालिक हो, जो कि अ, उसका यूज़ करके उसको गिरवी रखवा के लोन वगैरह लेता है, उसी को ही हम कहते हैं ऋणाधार। ठीक है जी, उस चीज़ को। जैसे कि मान लो मेरे को लोन चाहिए, मैं बैंक में गया, मैंने अपनी स्कूटी जो है वो गिरवी रखवा दी, बोला कि जी बेच देना अगर मैं ना दे पाऊँ पैसे, तो वो जो स्कूटी है वो क्या है, वो ऋणाधार है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि ऋण के स्रोत बताइए। ठीक है, ऋण के क्या क्या स्रोत है, मतलब हम लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, और दोनों में डिफरेंस बताने हैं। तो लोन लेने के दो तरीके हैं, एक तो औपचारिक ऋण के स्रोत और एक अनौपचारिक ऋण के स्रोत। ये भी मैंने आपको बता ही रखा है कि डिफरेंस का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इनमें ये तो आएगा ही आएगा, ध्यान से सुनना। पहली बात तो बैंक से आप लोन लेते हो, और औपचारिक जैसे फ्रेंड वगैरह से लोन लेते हो, ये तो एग्जांपल हो गया। अब मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहला होता है कि औपचारिक जो स्रोत होते हैं, जो बैंक वगैरह होते हैं, उन पे सरकार के नियम वगैरह फॉलो होते हैं, और सरकार इन पे अच्छे से नियंत्रण रखती है। जबकि जो हमारे अनौपचारिक स्रोत होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, या जो कमेटी वगैरह होती है, सारी की सारी चीज़ों से जब आप लोन लेते हो तो उस पर नज़र नहीं रहती, है ना? ऑब्वियस सी बात है, आपने अपने दोस्त को उधार वगैरह दिया है, तो बैंक नज़र थोड़ा ना रखेगी आप पे, है ना? मतलब सॉरी, सरकार नज़र थोड़ी ना रख सकती है, आपको सरकार को थोड़ी ना पता है, कोई लिखा पढ़ी थोड़ी ना हो रही है इस चीज़ की, कोई डेटा थोड़ी ना बन रहा है कि हाँ इसने बंदे ने इतने लोन दिए। इसी वजह से है ना, अगर आप मान लो आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया, ठीक है, बट कोई पेपर वेपर साइन नहीं करवाया, आप उस पर केस करने से भी थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि आप सब साबित कैसे करोगे कि जी आपने उसको उधार दिया था। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा होता है कि इसका परात्मक उद्देश्य जो होता है वो समाज कल्याण होता है। ऑब्वियस सी बात है, बैंक वगैरह लोन देती है ताकि समाज का कल्याण हो। बट जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पैसे कमाना, है ना? आपने अपने फ्रेंड्स को पैसे लोन पे दिए हैं मान लो, या किसी बंदे को लोन पे दिया है, तो आपका मेन मोटिव क्या है कि उससे पैसे मिले। नेक्स्ट है कि आरबीआई औपचारिक ऋण स्रोतों की गतिविधि को नियंत्रित करता है। ठीक है, औपचारिक गतिविधि को नियंत्रण वगैरह करता है, इसका मतलब क्या है, कि जो बैंक वगैरह है ना, बैंक वगैरह, वो जो आरबीआई है वो बैंक वगैरह पे औपचारिक स्रोतों पे नजर रखता है, बट आरबीआई यहाँ पर नजर नहीं रख पाता, ये बता रखा है। नेक्स्ट है कि इसमें कम ब्याज दर होता है, इसमें ज़्यादा ब्याज दर होता है, इसमें ऋणाधार की आवश्यकता होती है, औपचारिक स्रोत से बैंक से लोन लिए जाते हैं, उसमें ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती, और बाकी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकांश जो गांव के लोग हैं ना, वो आज भी जो है वो बैंकों से लोन नहीं लेते, वो अनौपचारिक स्रोत से ही लोन लेते हैं। अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक, हाँ बिल्कुल, बैंकों वगैरह से लोन नहीं लेते, साहूकार वगैरह से लोन लेना ही पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? पहली बात तो उनके पास ऋणाधार नहीं होता, है ना? ऋणाधार के मतलब, इसका मतलब है कोई भी चीज़ गिरवी रखवाने के लिए नहीं होती उनके पास। दूसरी बात है कि उनके पास बैंक वगैरह भी नहीं होते, पहुँच में नहीं होते, बैंक बहुत कम होते हैं बैंक वगैरह उनके एरिया के अंदर। नेक्स्ट है कि उनके पास दस्तावेज वगैरह भी नहीं होते। ओके। और ऋणाधार वगैरह नहीं होता, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो ये चार वजहों से बेसिकली जो ज़्यादातर लोग हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर, वो निर्भर नहीं रहते, सॉरी, हाँ, निर्भर नहीं रहते बैंक वगैरह पे। नेक्स्ट है
क्या कारण है कि बैंक कुछ उधारकर्ताओं को लोन नहीं देता? मतलब आप अगर लोन लेने जाओगे, मान लो आपको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, तो मेरे को क्यों नहीं दिया? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्या पता मैंने से पहले पहले कोई लोन ले रखा हो जिसको ना चुकाया हो, या मेरे पास अगर बैंक को लगता है कि मैं लोन नहीं चुका सकता, मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो बैंक मेरे को लोन नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश के विकास के लिए ऋण की भूमिका बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का बनता है, 3 नंबर का बनता है क्वेश्चन, 2 नंबर का बहुत कम चांसेस रहते हैं इसके। कि मैंने देखो एक बात और बता दूं, मैं बार बार है ना क्वेश्चन में बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्चुअली इस पीडीएफ के अंदर यानी जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। ओके, दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देश के विकास में ऋण की भूमिका बताइए। किसी देश के विकास के लिए लोन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में ना कंट्री भी लोन पे चलती है, इंडिया भी लोन पे चलता है। अब बोलोगे सर इंडिया लोन पे चलता है, सर ये तो गलत है। इंडिया नहीं, हर कंट्री लोन पे चलती है, हर कंट्री मतलब हर कंट्री। और पूरी दुनिया में आप मानोगे नहीं, सबसे ज़्यादा लोन पता है किस पे है? अमेरिका पे। ठीक है, और डेवलप भी है, तो लोन से ही चलती है। ये नहीं देखा जाता कि लोन कितना है, ये देखा जाता है क्या वो कंट्री लोन चुका सकती है या नहीं चुका सकती, ये मेन चीज़ होती है। ठीक है, तो भारत पे भी लोन है बट भारत चुका सकता है, समझ रहे हो? तो देश के विकास में ऋण की भूमिका बताइए। ऋण आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पहली बात हो गई, है ना? आर्थिक विकास के लिए ऋण लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात है, ऋण से जो होता है वो व्यवसाय वगैरह भी स्थापित हो सकता है, और इससे क्या हो सकता है कि रोजगार वगैरह के साधन वगैरह भी बढ़ते हैं, लोगों का उद्धार भी होता है, उत्पादन वगैरह में वृद्धि होती है, और इसीलिए ही हम मानते हैं कि आर्थिक विकास के लिए ऋण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वयं सहायता समूह जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्यों बनाए जाते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के फ़ायदे वगैरह बताने हैं आपको। पहली बात तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि बैंक क्या होता है, बैंक से आप लोन लेने जाते हो तो वो आपसे ऋण आधार लेता है, यानी वो आपसे क्या मांगता है, वो कहता है कि जी आपको कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब आप अपने साहूकार वगैरह से लोन लेने जाते हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो गांव के लोगों ने एक नया वो निकाला था जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। इसमें क्या होता है, गांव के बहुत सारे लोग 15-20 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? और वो क्या करते हैं कि 25 से लेकर 100 रुपये तक जमा वगैरह करवाते हैं। और अगर उनमें से सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोन की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी हमारा स्वयं सहायता समूह है, उस मेंबर को लोन वगैरह देता है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि बेसिकली उस सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह का मेन मोटिव है ना, उस ऋण से पैसे कमाना नहीं था, लोगों की हेल्प करना था, अपने मेंबर्स की हेल्प करना था। ठीक है, तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन वगैरह प्रोवाइड वगैरह करती है। ठीक है, ताकि वो लोन वगैरह भी चुका सके और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना है। इससे देखो गिरवी भी रखवाना नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर गिरवी क्यों नहीं रखवाते? क्योंकि यार एक ही गांव में रहते हैं, उसने भी तो अपने पैसे जमा कराए थे ना कुछ तो अमाउंट डाला होगा। और दूसरी बात है कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं देना पड़ता, तो फ़ायदा ही होता है बेसिकली स्वयं सहायता समूह से। बट और स्वयं सहायता समूह की एक और खासियत बता दूं कि अगर जो स्वयं सहायता समूह है पैसे अच्छे खासे इकट्ठा कर लेना तो बैंक भी उनको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह ऋणाधार की कमी की समस्या को कैसे दूर करता है? मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, क्योंकि ऋणाधार की समस्या को इसलिए कम करता है क्योंकि जब स्वयं सहायता समूह होते हैं तो जो सारे के सारे सदस्य होते हैं वो एक ही गांव के होते हैं, तो बिना ऋणाधार के भी उनको लोन मिल जाता है, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं सहायता समूह का मेन मोटिव है ना पैसे कमाना नहीं होता। अब एक क्वेश्चन सुनो एमसीक्यू का, वैसे एमसीक्यू भी मैं अलग से वीडियो डालूंगा, वही भरत कुमार कोरवल वाले चैनल पे लाइव आएंगे, जैसे आज हिस्ट्री का लाइव लिया था। चलो जी, आ जाते हैं। अ, ये रही पीडीएफ। एक है ना, बांग्लादेश के अंदर एक ग्रामीण बैंक था, गांव के अंदर जो ग्रामीण बैंक शुरू किया था वो किया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। एक मजे की बात बताऊंगा आपको, हमारे जो भाई साहब है ना मोहम्मद यूनिस जी, ये अभी जेल में है। हाँ जी, सही सुना आपने, जेल में है, और इनको पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। समझ रहे हो, नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ी बात होती है। इनको मिला तो बड़े, अभी जेल के अंदर है। आप बोलोगे सर जेल में, सर जेल में क्यों है? बेसिकली गांव के कर्मचारी, मतलब जो इनके ग्रामीण बैंक के कर्मचारी थे ना, उन्होंने बोला कि धांधलेबाजी कर रहे हैं ये, और इसलिए इनको दोषी भी पाए गए और 6 महीने की जेल हो गई। बट कृपया करके एग्जाम में मत लिखना, ठीक है? अ, दिक्कत हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको जनरल नॉलेज बता दी। बट इन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत करी थी, जो ग्रामीण के लोग हैं उनको लोन वगैरह मिल सके, उनका उद्धार हो सके, इसलिए उन्होंने किया था। ठीक है, बाकी सारी की सारी पीडीएफ जो है, ये वाली पीडीएफ जो है, ये वाली जो हमने अभी जिससे शुरू किया था, ये वाली पीडीएफ, ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ ये वाली
नोट्स की पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मेन पॉइंट स्टडी की, और ये वाली भी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसकी पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, एमसीक्यू वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। बाकी हमारा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, मन करे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे वैसे कैसे कमा सकता है। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।